सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 29 फरवरी 2024 और 29 फरवरी 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री, फैक्ट्स और स्टैटिक जीको को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आपको डेली का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत के भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। ये हैं अजय माणिकराव खानविलकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। इन्हें ही वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने प्रदीप कुमार मोहंती का स्थान लिया है, जो कि वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो लोकपाल की स्थापना 2013 लोकपाल अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, भारत का एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है, इसे आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए, अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 42 रैंक। अभी हाल ही में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया गया, जिसे वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक भी कहते हैं। इस रैंक में भारत का स्थान 42वां है आउट ऑफ 55 कंट्रीज़। 55 देशों की सूची जारी की गई थी, जिसमें भारत का स्थान 42वां है और इस रैंक में प्रथम स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान ब्रिटेन का और तीसरा स्थान फ्रांस का है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, ब्रिटेन सेकंड स्थान पर है और फ्रांस थर्ड स्थान पर है। और इस रैंक में 55 देशों में से 42वां स्थान भारत का है। इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल गोल्ड माइनर्स की सबसे बड़ी संस्था वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC इंडिया ने किसे अपना CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सचिन जैन। ये हैं सचिन जैन, जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के नया CEO बनाया गया है। ठीक है, और अगर वैश्विक की बात की जाए कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के वर्ल्ड के CEO कौन है, तो उसका राइट आंसर है आपका डेविड टैट। ठीक है, डेविड टैट डी जो है वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के वैश्विक CEO हैं और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के CEO नियुक्त किए गए हैं सचिन जैन। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वर्ष 2024 का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और वर्ष 2024 के लिए जो थीम था वो है आपका विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो इससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री को देखते हैं। तो भारतीय भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के लिए उनकी स्मृति में भारत में प्रति वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन और समाज को आकार देने में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है और वर्ष 2024 की जो थीम है वो ऑप्शन ए, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है और ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के स्मृति में, क्योंकि इन्होंने इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी 1938 को। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष तक भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2035। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने
तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में अपने संबोधन के दौरान वर्ष 2035 तक स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य ब्रह्मांड की उन्नत खोज की सुविधाओं को प्रदान करना है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2035 तक भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समान केवाईसी मापदंडों को सुव्यवस्थित और अंतिम रूप देने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, टीबी सोमनाथन। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में समान केवाईसी मापदंडों को सुव्यवस्थित और अंतिम रूप देने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की है। तो ये जो टीबी सोमनाथन है ये भारत के वर्तमान वित्त सचिव भी हैं, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन्हें ही केंद्र सरकार ने केवाईसी मापदंडों को सुव्यवस्थित और अंतिम रूप देने के उद्देश्य से विशेषज्ञ समिति की स्थापना इनकी अध्यक्षता में ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा सौंपे गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को किस देश में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, थाईलैंड। अभी हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री थाबीसीन ने भारत की यात्रा की थी, जहां उन्हें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को सौंपा था। ठीक है, तो इसे याद रखना है। अभी हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष सौंपे गए हैं थाईलैंड को। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो भारत द्वारा सौंपे गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को थाईलैंड के बैंकॉक के सनम लुआंग पवेलियन में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में। ठीक है, इसरो के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, जहां से इसरो अपने सभी सैटेलाइट को लॉन्च करता है, उसी के तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। इस परियोजना पर 950 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इसका उद्देश्य छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करना है, विशेषकर छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग को पूरा भी करना है, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं अपने छोटे उपग्रहों को इसरो के द्वारा लॉन्च करवाते हैं। तो इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो अब इसरो करेगा इस काम को पूरा। तो इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। वर्तमान इसके अध्यक्ष चेयरमैन हैं ए सोमनाथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जैन निकोल लॉफ्टी-इटॉन। ये नामीबिया के एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में नेपाल के T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने वर्ष 2023 में 34 गेंद पे नामीबिया के खिलाफ अपना शतक लगाया था। और इसी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, नेपाल के कुशल मल्ला का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, जैन निकोल लॉफ्टी-इटॉन ने जो कि नामीबिया के खिलाड़ी हैं, उन्होंने नेपाल के विरुद्ध ही वर्ष 2024 में 33 डिलीवरीज पे अपने पूरे 100 रन पूरे किए। इन्होंने 33 गेंदों में 101 रन बनाकर अभी कुशल मल्ला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आया था किसके विरुद्ध? तो नामीबिया के विरुद्ध। इसे आपको याद रखना है। इन्होंने 34 गेंदों में इसे पूरा किया था। ने सबसे तेज 35 गेंदों में बांग्लादेश के खिलाफ, और रोहित शर्मा भारत के खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ 2017 में 35 गेंदों पे इन्होंने सबसे तेज शतक को लगाया था। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो मेनली आपको दो याद रखना है कि कुशल मल्ला जो वर्ष 2023 में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने थे, सबको पीछे करते हुए वर्ष 2023 में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने थे, जिन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही शतक लगा दिया था। और उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है नामीबिया के खिलाड़ी जैन निकोल लॉफ्टी-इटॉन। ठीक है, जिन्होंने वर्ष 2024 में 33 गेंदों में ही नेपाल के विरुद्ध अपना शतक पूरा कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सार्वजनिक और निजी संपत्ति को क्षति करने वाले उपद्रवियों और दंगाइयों के खिलाफ किस राज्य सरकार ने नुकसान भरपाई कानून विधेयक पारित किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन के दौरान अगर कोई उपद्रवी या दंगाई किसी के निजी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं तो उन्हें भरपाई करनी होगी। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने भरपाई कानून विधेयक पारित किया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, नाटो। अभी हाल ही में नाटो द्वारा स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 का एक्सरसाइज किया गया और ये प्रत्येक वर्ष नाटो के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। तो नाटो के बारे में जानते हैं। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसने लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 को ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, जनवरी 2024 में। नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में किया गया था। नाटो के वर्तमान मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो पूरा होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।